नेक्स्ट टॉपिक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आर मेटाबॉलिक पाथवेज। मेरा क्वेश्चन है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मेटाबॉलिक पाथवेज। मेटाबॉलिक पाथवेज किसको बोलते हैं? देखिए, आपकी बॉडी में एक मेटाबॉलिज्म ये चल रहा है, आपकी बॉडी में एक मेटाबॉलिज्म ये चल रहा है, आपकी बॉडी में एक मेटाबॉलिज्म ये चल रहा है, आपकी बॉडी में एक मेटाबॉलिज्म ये चल रहा है। तो आपकी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलते रहते हैं। तो ये जो पाथवे है, ये जो स्टेप्स हैं, उनके स्टेप्स कहलाते हैं पाथवेज। व्हाट आर मेटाबॉलिक पाथवेज, और उनके बारे में दो विशेष बातें बताइए। द मेटाबोलाइट्स आर कन्वर्टेड टू ईच अदर इन अ सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। ओके, तो जरा पहले ये समझ लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को रेस्पिरेशन करवाया था। तो मैंने आपको ये बोला था कि बेटा ये ग्लूकोज है C6H12O6। ये ग्लूकोज कहाँ जाता है? ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जाता है। साइटोप्लाज्म में इस ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है। किसमें ब्रेक किया जाता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट में ब्रेक किया जाता है। फिर ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं, वहां पर इनको CO2 में, वाटर में, एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये क्या चल रहा है? ये मेटाबॉलिज्म चल रहा है। किसका मेटाबॉलिज्म चल रहा है? ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म चल रहा है। इसका पाथवे क्या है कि पहले ये चीज साइटोप्लाज्म में जाएगी, फिर ये बनेगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी, ये फिर ये बनेगा। तो ये जो स्टेप वाइज आप रिएक्शंस देख रहे हो, ये जो रास्ता फॉलो हो रहा है मेटाबॉलिज्म के लिए, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। और इस मेटाबॉलिक पाथवे में हमने देखा कि एक चीज जो है, एक प्रोडक्ट, मतलब एक सबस्ट्रेट है, वो एक प्रोडक्ट में चेंज हो गया, ये प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट में चेंज हो गया, लेकिन इनको हम प्रोडक्ट नहीं बोलते। फाइनल प्रोडक्ट क्या है? फाइनल प्रोडक्ट ये है CO2 एंड वाटर। बीच बीच में जितनी भी चीजें बनती हैं वो सब इंटरमीडिएट्स, क्या बोलते हैं? बीच की जो चीजें बनती हैं उनको इंटरमीडिएट्स कहते हैं। तो कहने का मतलब है मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। लेट अस सी मेटाबोलाइट्स मतलब वो सारी चीजें जो मेटाबॉलिज्म में यूज हो रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ग्लूकोज, पायरुवेट, ये सब क्या है? ये मेटाबोलाइट्स हैं। और ये मेटाबोलाइट्स स्टेबल नहीं रहते, ये टूटते रहते हैं और एक दूसरी चीजों में कन्वर्ट होते रहते हैं। जैसे ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट CO2 में कन्वर्ट हुआ। तो जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो कन्वर्ट होते रहते हैं टू ईच अदर इन अ सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शंस। और आपकी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस चल रही है ना बेटा, कोई भी रिएक्शन इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि इस दुनिया की कोई भी फूड चेन इंडिपेंडेंट नहीं है। सारी फूड चेन्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और वो मिलके बनाती हैं फूड वेब। क्या बनाती हैं वो? फूड वेब बनाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन आपकी बॉडी की ऐसी नहीं है जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई ना हो। तो जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, उनके जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं, ये आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट से तीसरे प्रोडक्ट में इन अ सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शंस। और सारे रिएक्शंस आपस में लिंक्ड रहते हैं और ये रास्ते कहलाते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज। देखिए, ये मैंने आपके ही सिलेबस से लिया है। आपकी जो एनसीईआरटी है, आपकी एनसीईआरटी में 14th चैप्टर है। आपकी एनसीईआरटी में 14th चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। उसमें लास्ट पेज जो है, वहां पर आपको ये डायग्राम मिलेगा। वहां से मैंने इसको उठा लिया क्योंकि ये एक बहुत अच्छी चीज है आपको समझाने के लिए। हम ये स्टेप्स नहीं पढ़ने वाले अभी, क्योंकि अभी स्टेप्स हमारे काम के नहीं है। ये आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मैम ये क्या पढ़ा रही है। लेकिन हाँ, आपको ये चीज जरूर समझ में आ जाएगी कि देखिए, आपकी बॉडी के जितने भी फैट्स होते हैं वो पहले किस में कन्वर्ट होते हैं? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, फिर उसके बाद उनको और तोड़ा जाता है और फिर अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हो जाते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। अभी याद नहीं रखना, क्योंकि बाद में पूरा याद करना है। अभी बिल्कुल याद नहीं रखना, क्योंकि जब मैं 14th चैप्टर पढ़ाऊंगी आपको एक एक स्टेप समझाऊंगी, वहां आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो देखिए, फैट्स जो हैं वो इसमें कन्वर्ट होते हैं पहले,
फिर वो इसमें कन्वर्ट होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स आते हैं बीच में, और फिर अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हो जाते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ठीक है, आपकी बॉडी के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपकी बॉडी के कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट होते हैं? सिंपल शुगर, ग्लूकोज में। फिर इस ग्लूकोज को चेंज करवाया जाता है इसमें, फिर इसको चेंज करवाया जाता है इसमें, फिर ये किस में टूट जाता है? ये मटेरियल, ये जो इंटरमीडिएट है, ये टूट जाता है इनटू, ये इंटरमीडिएट टूट जाता है इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो चाहे आप ग्लूकोज को तोड़ो, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात करो, चाहे आप फैट्स की बात करो, बनेगा क्या? बनेगा यही। अंडरस्टूड? अब देखिए आगे। अब उसके बाद आप प्रोटीन्स की बात करो, प्रोटीन्स को हम किस में ब्रेक करते हैं? अमीनो एसिड्स में। और ये जो अमीनो एसिड्स हैं, अच्छा अब अमीनो एसिड पर रुक जाओ जरा। तो ये जो बना, देखिए आपने क्या किया, आपने ग्लूकोज को तोड़ा, फिर ये स्टेप आया, फिर ये स्टेप आया, फिर ये स्टेप आ गया, और ये अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है? इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स आएंगे बीच में, बहुत सारे स्टेप्स आएंगे बीच में, और अल्टीमेटली लास्ट में क्या बनेगा? अल्टीमेटली लास्ट में बनेगा पायरुविक एसिड, जिसको आप पायरुवेट बोलते हो। फिर ये पायरुवेट कन्वर्ट करवाया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किसमें कन्वर्ट करवाया जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। कुछ याद आया कि मैडम ने जब हमें रेस्पिरेशन करवाया था, जब मैंने आपको रेस्पिरेशन समझाया था, तो मैंने कहा था पहले क्या चलता है? पहले ग्लाइकोलिसिस चलता है, और ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में? क्रेब्स साइकिल चलता है। तो देखिए मैंने उस वक्त केवल आपको नाम बताए थे क्रेब्स साइकिल, और जब मैं आपको 14th चैप्टर पढ़ाऊंगी तब मैं आपको समझाऊंगी व्हाट इज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल इतना सिंपल नहीं है जो यहां दिख रहा है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो कहने का मतलब है चाहे आप कुछ भी खाओ, चाहे आप फैट्स खाओ, चाहे आप अमीनो एसिड्स खाओ, प्रोटीन्स खाओ, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, बनेगा अल्टीमेटली सबका क्या? पायरुविक एसिड यानी पायरुवेट बनेगा। वो सब किस में एंटर करेंगे? क्रेब्स साइकिल में एंटर करेंगे, और बनेगा क्या? हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक मेटाबॉलिक रिएक्शन ये चल रहा है, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन ये चल रहा है आपकी बॉडी में, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन ये चल रहा है। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे। अगर फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल को ये नहीं बनाना है, तो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल डायरेक्ट ये भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे? उसके लिए कुछ एंजाइम्स वगैरह यूज होते हैं। अगर उनको वो एंजाइम मिल जाएंगे तो वो डायरेक्टली चेंज हो जाएंगे इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए में, इस चीज में। तो कहने का मतलब है आपकी बॉडी में एक मेटाबॉलिज्म ये चल रहा है, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन ये चल रहा है, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन ये चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आकर के ये सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन आपस में एक दूसरे के साथ में लिंक करते हैं, जुड़ते हैं। और ये देखिए कुछ रिएक्शंस आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहे हैं, सीधे दिख रहे हैं, और कुछ रिएक्शंस आपको साइकिल की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये मेटाबॉलिक पाथवे। इसका पाथवे ये रहा, इसका पाथवे ये रहा, इसका पाथवे ये रहा, और इनके सारे पाथवे आकर के कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मिलते हैं। और ये पाथवे सीधे भी हो सकते हैं स्ट्रेट, या ये सर्कुलर रिंग फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो देखिए यहां लिखते हैं, फिर से पढ़ते हैं, देखिए द मेटाबोलाइट्स आर कन्वर्टेड टू ईच अदर। मेटाबोलाइट्स एक दूसरी चीजों में कन्वर्ट होते रहते हैं इन अ सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शंस। ये सारे रिएक्शंस आपस में लिंक्ड होते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, एंड ऑल दीज सीरीज ऑफ रिएक्शंस दे आर नोन एज मेटाबॉलिक पाथवेज। ये आपको बनाना नहीं है अभी, ये आपको अभी नहीं बनाना है। ये मेरे को केवल ये समझाना था कि बेटा आपकी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, जुड़ते हैं, इसलिए मुझे ये डायग्राम लेना पड़ा। जब मैं 14 चैप्टर करवाऊंगी वहां पर आप ये डायग्राम अपने आप कर लोगे, और आपको याद भी हो जाएगा, और आपको याद भी करवाऊंगी साथ साथ। ठीक है, चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताइए। तो जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज हमने देखे, या तो वो लीनियर हो सकते हैं, स्ट्रेट हो सकते हैं, या वो सर्कुलर हो सकते हैं। लेकिन चाहे वो लीनियर हो चाहे वो सर्कुलर हो, वो एक दूसरे के साथ क्रिस क्रॉस जरूर करेंगे। क्रिस क्रॉस मतलब एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं लिंक जरूर करेंगे, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं मिलेंगे जरूर। और ये जो पाथवेज होते हैं, ये जो पाथवेज होते हैं उनका रेट होता है कि ये पाथवेज रेट, जब भी ये वर्ड आता है रेट, RATE, रेट का मतलब समझ जाइए स्लो
या फास्ट। तो ये जो पाथवेज होते हैं उनका रेट होता है वो स्लो हो सकते हैं, फास्ट हो सकते हैं, और उनकी डायरेक्शन भी बिल्कुल फिक्स्ड होती है कि अब इनको ये बनाना है, अब इनको इस डायरेक्शन में जाना है, अब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये बनेगा। देखिए जैसे ये है, जैसे ये है, देखिए अब अगर, देखिए अब अगर ये फैट्स हैं, अगर वो इस डायरेक्शन में चले गए तो फिर आगे चल करके वो ये बनाएंगे। लेकिन अगर उनको एक एंजाइम मिल गया, जो भी एंजाइम है XYZ, अगर इनको वो एंजाइम मिल गया तो ये डायरेक्ट कहां पहुंच जाएंगे, ये डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम A बना लेंगे। तो हर चीज की डायरेक्शन इन मेटाबॉलिक रिएक्शन की डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स्ड होती है कि इनको कब कहां पर क्या करना है, ठीक है। और जितने भी ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपको अपनी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं, ये सब कैटलाइज्ड है। कैटलाइज्ड मतलब दे टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ सर्टेन कैटलिस्ट। ये कुछ कैटलिस्ट की हेल्प से ये रिएक्शन होते हैं। कैटलिस्ट किसको बोलते हैं? कैटलिस्ट उन चीजों को बोलते हैं जो आपके रिएक्शन को फास्ट कर देती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एंजाइम, एंजाइम एक कैटलिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल एंजाइम एक कैटलिस्ट है, वो आपके रिएक्शन को कई गुना फास्ट कर देती है, ठीक है। सो जितने भी रिएक्शंस होते हैं ये सारे के सारे कैटलाइज्ड होते हैं, ठीक है। ये किसी ना किसी कैटलिस्ट की मदद से चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कैटलिस्ट कितने तरह के होते हैं, कैटलिस्ट कितने तरह के होते हैं। अभी इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जब मैं आपको एंजाइम्स पढ़ाऊंगी ना, वहां पर हम और दूसरे कैटलिस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं, अंडरस्टूड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 इस वाले चैप्टर में, देखिए ये चैप्टर है ना काफी कुछ जुड़ा हुआ है 14th चैप्टर के साथ। इस वाले चैप्टर में हर चीज बहुत शॉर्ट में दे दी है, और 14th नंबर के चैप्टर में यही चीज बहुत एनलार्ज करके बताइए, यही चीज बहुत वास्ट बताइए आपको। व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस किसको बोलते हैं? ये आपकी बॉडी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? ये आपकी बॉडी की बात चल रही है। आपकी बॉडी में आपने पढ़ा है मसल्स में जब रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं होता, जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलता, तब आपने देखा है ग्लूकोज जो है वो डिग्रेड होता है, टूटता है, और आपकी बॉडी में क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनता है आपकी स्केलेटल मसल्स में। स्केलेटल मसल्स मतलब स्ट्राइटेड मसल्स में, और एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है, ये पूरा रास्ता है जिसमें ग्लूकोज यूज किया जा रहा है और लैक्टिक एसिड बनाया जा रहा है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस जितना सिंपल दिखता है ना, उतना सिंपल है नहीं। इस पूरे ग्लाइकोलिसिस को करवाने में 10 मेटाबॉलिक स्टेप्स यूज होंगे। क्या यूज होंगे? 10 मेटाबॉलिक स्टेप्स। और ये मेटाबॉलिक स्टेप्स आपको याद भी करने हैं, ये मेटाबॉलिक स्टेप्स आपको याद भी करने हैं। लेकिन ये बेकार है, ये साइकिल बेकार है, क्योंकि इसमें बीच बीच में एंजाइम्स के नाम नहीं दिए। जब मैं आपको साइकिल करवाऊंगी, मैं आपको साइकिल करवाऊंगी नीट के पर्पज से, ठीक है। उसमें एंजाइम्स के नाम भी आपको बीच बीच में याद रखने हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये बिल्कुल याद नहीं करना, कहने का मतलब है, क्योंकि यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया था 10 स्टेप्स, तो मुझे ये डायग्राम आपको बताना पड़ा। और सेम डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में भी दिया है, लेकिन कहां दिया है? 14th चैप्टर में। वहां पर जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब आपको क्लास में ही याद करवाऊंगी मैं, तब आप मेरे साथ साथ क्लास में ही पूरा साइकिल याद करेंगे कि पहले ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना। सबसे पहले ये था, फिर वो इसमें चेंज हुआ, फिर इसमें चेंज हुआ, इस बीच में क्या स्टेप्स हुए वो हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इस वाले चैप्टर में थोड़ा सा उसका एक आइडिया दिया है कि व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। जैसे आपकी बॉडी की अगर हम बात करें, आपकी बॉडी में ग्लाइकोलिसिस होता है। आपकी बॉडी में जब ग्लाइकोलिसिस होगा, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा ग्लूकोज। और ये स्टेप काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ये स्टेप काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम पढ़ेंगे वहां पर व्हाट इज टीसीए साइकिल, किसको बोलते हैं टीसीए साइकिल। ये अभी आपको पढ़ना नहीं है, ना तो आपको ये बनाना है, ना आपको अपने दिमाग में रखना है अभी, ठीक है। नाउ व्हाट इज एटीपी? बहुत बार पढ़ चुके हैं एटीपी के बारे में। एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इसको एनर्जी करेंसी माना जाता है लिविंग सिस्टम की, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने आपको ये पहले भी समझाया हुआ है कि एक यहां पर कंपाउंड है, इसका नाम है एडिनोसाइन, एडिनोसाइन, ये एडिनोसाइन है। इस एडिनोसाइन के साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप आकर के जुड़ गया, पीआई का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। मैंने इसके साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा, और बॉन्ड ये इनके बीच में बॉन्डिंग हुई, और इस बॉन्ड में एनर्जी स्टोर हो गई।
फिर यहाँ पर फिर एक और बॉन्ड बनाया हमने, फिर एनर्जी को स्टोर कर लिया, फिर एक और बॉन्ड बनाया, एक और एनर्जी को स्टोर कर लिया। जब ये सिंगल अटैच हुआ था तो हमने इसको नाम दिया था एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, इसमें कम एनर्जी स्टोर थी। फिर जब मैंने ये 2 जोड़ दिए तो बन गया एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और जब 3 जोड़ दिए तो बन गया एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये बन गया हमारे पास एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और हमारे पास एनर्जी स्टोर हो गई केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्म में। अब मेरी बॉडी को जरूरत है तो क्या होगा, इस बॉन्ड को तोड़ा जाएगा, इसकी एनर्जी को यूज कर लिया जाएगा, और एनर्जी की जरूरत है, इसको भी तोड़ दो और इसको भी तोड़ दो। तो जब ये पूरी तरह से टूट गया तो एडिनोसाइन अलग हो गया, और जो पीआई इसके साथ जुड़े थे वो भी अलग अलग होकर घूमने लगे, और इनके बीच की जो एनर्जी थी वो हमने सब यूज कर ली। तो इसीलिए इसको एटीपी को बोला जाता है एनर्जी करेंसी, कि आप अपनी बॉडी में एटीपी बनाकर रख लीजिए, और जब आपको जरूरत है आपकी बॉडी इस एटीपी को खर्च करेगी। So what is ATP? Adenosine triphosphate is the energy currency of the living system, and this energy is stored in the form of chemical bonds. As and when the energy is needed, जब जब आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इस बॉन्ड एनर्जी को हम यूटिलाइज करेंगे। इस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है आपकी बॉडी में बहुत अलग अलग कामों के लिए। बायोसिंथेटिक, बायो माने लिविंग बॉडी को सिंथेसाइज करने के लिए, आपकी जिंदा बॉडी है, हेयर बन रहे हैं, नेल्स बन रहे हैं, स्किन बन रही है, आपकी बॉडी में स्किन छिल गई, नई स्किन आ गई, यानी नई स्किन सिंथेसाइज हो गई बायो बॉडी में, लिविंग बॉडी में। आपने हेयर कट करवा लिए, फिर से नए हेयर आ गए, आपने नेल्स कट कर लिए, नए नेल्स आ गए। तो ये क्या चल रहा है, ये आपकी जिंदा बॉडी में सिंथेटिक वर्क चल रहा है। ब्लड बन रहा है आपकी बॉडी में, फ्रैक्चर हो गया, हड्डी बन रही है, तो इस एटीपी को यूज किया जाता है बायोसिंथेटिक वर्क में। बायो माने लिविंग बॉडी में जो सिंथेसाइज हो रही है नई नई चीजें, उनके लिए एनर्जी यूज की जाती है। ऑस्मोटिक वर्क, ऑस्मोटिक कहते हैं आपकी बॉडी में मिनरल्स का बैलेंस बनाने में, आपकी बॉडी में वाटर का बैलेंस बनाने में किडनी काम कर रही है। तो जब आपकी बॉडी के सेल्स और आपकी बॉडी के टिश्यूज काम करते हैं कि बॉडी में वाटर का बैलेंस बना रहे, मिनरल्स का बैलेंस बना रहे, टेम्परेचर आपकी बॉडी का मेंटेन रहे, इन सब में भी तो एटीपी खर्च होती है। इसके अलावा आप जो भी मैकेनिकल वर्क करते हो, आप चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जंप कर रहे हो, ठीक है, आप कोई चेयर उठा रहे हो, टेबल उठा रहे हो, ये सब मैकेनिकल वर्क में आता है। इन सब कामों के लिए आपको एटीपी की जरूरत पड़ती है, इन सब कामों के लिए आपको एटीपी की जरूरत पड़ती है। सो दिस इज ऑल अबाउट एटीपी। थोड़ा सा एटीपी क्या है बताया है। ये चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, कि आपकी बॉडी में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो आपकी बॉडी को जिंदा रखे हुए हैं, ठीक है। अब वाओ, एक बड़ा ही अलग तरह का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 22 एक बड़ा ही अलग तरीके का क्वेश्चन है। और पता है ये अलग तरीके का क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? देखिए, पहले मैंने इसको ना बड़े सिंपल वे में समझा दूं आपको, मैं आपको बड़े सिंपल वे में समझा दूं। देखिए इसको पहले, ये मैंने क्या किया, बीच में एक मेम्ब्रेन बना ली, मैंने बीच में एक मेम्ब्रेन बना ली, इसको मैंने सिस्टम नाम दिया ए, इसको मैंने नाम दिया बी। यहां पर वाटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर वाटर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7, यहां मैंने 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब होगा क्या, यहां पर वाटर ज्यादा है, यहां वाटर कम है, तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल यहां चला जाएगा। तो अब यहां कितने हो गए, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और यहाँ पर भी कितने हो गए, यहाँ पर भी 8 हो गए, तो यहाँ भी 8 हो गए और यहाँ पर भी 8 हो गए। तो जैसे ही 8 और 8 हो जाएंगे, दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे, क्या वाटर उसके बाद फ्लो करना बंद कर देगा कि अब मैं बराबर हो गया हूं, अब मैं इधर से उधर नहीं जाऊंगा? नो, जैसे ही बराबर होंगे फिर से पानी इधर चला जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल इधर, फिर इसको बैलेंस करने के लिए फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। मतलब दो सिस्टम्स कोशिश कर रहे हैं कि हम इक्विलिब्रियम में आ जाएं, और जैसे इक्विलिब्रियम में आते हैं वो फिर से डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जब फिर से डिस्टर्ब हो गए तो फिर मूवमेंट शुरू हो जाएगा, फिर मूवमेंट शुरू हो जाएगा, फिर मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कोई भी सिस्टम कोशिश करता है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, कोई भी लिविंग सिस्टम, कोई भी जिंदा सिस्टम ये कोशिश करता है कि भाई दोनों तरफ बैलेंस बराबर हो जाए, लेकिन जैसे ही बैलेंस बराबर होता है फिर से चीजों का मूवमेंट शुरू हो जाता है। क्योंकि जिस दिन इक्विलिब्रियम आ गया, जिस दिन मैं कहूंगी कि बस इधर और इधर बेटा ये सब बराबर है, अब ना इधर की चीज इधर जा रही है ना इधर की चीज इधर जा रही है, तो आप क्या बोलोगे, मैडम
इसका मतलब ये सिस्टम मर गए, ये सिस्टम डेड हो चुके हैं मैम। तभी तो इधर का मटेरियल इधर, उधर का मटेरियल इधर नहीं जा रहा है। अंडरस्टूड? तो वही चीज आपके लिए भी है, वही चीज किसी भी लिविंग सिस्टम के लिए भी है कि लिविंग स्टेट जो है, लिविंग कंडीशन जो है, वो कैसी कंडीशन है? वो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन है। जब तक आपकी बॉडी के सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेंगे तब तक हम जिंदा रहेंगे। और ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टीडी स्टेट, स्टीडी माने एक जैसी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पानी हो गया या बहुत कम पानी कम हो गया, ना ना, ये स्टेट स्टीडी रहती है, कांस्टेंट रहती है, एक जैसी रहती है। लिविंग स्टेट को हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम स्टीडी स्टेट माना जाता है, और ये स्टेट ऐसी मानी जाती है जो कि इस लायक है कि जो काम कर सके, जो फंक्शनल है। इसके ऊपर कमेंट करो। देखिए इसको समझते हैं। आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में नहीं, हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो मेटाबोलाइट्स रहते हैं, या हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो बायोमोलिक्यूल्स रहते हैं, वो बिल्कुल फिक्स्ड रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी का सेल है और उसके सेल में 46 क्रोमोसोम है। एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में 48 क्रोमोसोम है। और मैं आपसे पूछूं, बताओ बेटा इन दोनों में से ह्यूमन बीइंग का सेल कौन सा है? तो आप बोलोगे मैम हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हमारी विशेषता है कि हमारी बॉडी के सेल्स में 46 क्रोमोसोम रहेंगे। इसलिए मैम इन दोनों सेल्स में से हमारे पास 46 क्रोमोसोम वाला जो सेल है, ये मैडम हमारा सेल है। यानी ये जो क्रोमोसोम है, वो क्रोमोसोम किसके बने हुए हैं? क्रोमोसोम केमिकल्स के बने हैं। कौन से केमिकल्स के बने हैं? डीएनए के बने हैं। डीएनए कौन से केमिकल का बना है? डीएनए फॉस्फेट ग्रुप का बना है, नाइट्रोजनस बेसिस का बना है, शुगर का बना है मैम। अच्छा, नाइट्रोजनस बेसिस कौन से केमिकल्स के बने हैं? मैम वो एडिनाइन के बने हैं, ग्वेनाइन के बने हैं। तो केमिकल्स, तो ये जो केमिकल्स हैं, ये जितने भी केमिकल्स हैं, यहां पर जितने अमाउंट में ये केमिकल्स प्रेजेंट हैं, उतने अमाउंट ने 46 क्रोमोसोम्स बना लिए, और ये हमारी पहचान है। यानी इस दुनिया में जितने भी जानवर हैं, जितने भी जानवर हैं, नॉट ओनली एनिमल्स, जितने भी अलग अलग तरह के जानवर हैं, अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, अलग अलग तरह की फंगी हैं, अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म जो इस दुनिया का है, जिंदा ऑर्गेनिज्म, उसकी बॉडी में जो केमिकल्स होंगे ना, वो बिल्कुल फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होंगे, और वो फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाएगा। वो केमिकल कॉन्सेंट्रेशन उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक ये बॉडी है, इस बॉडी में NaCl 40 ग्राम रहना चाहिए, इस बॉडी में NaCl जो है वो 60 ग्राम रहना चाहिए। तो इसको मैंने नाम दिया A, इसको मैंने नाम दिया B। अब A नाम का जो ऑर्गेनिज्म है, उसमें ये केमिकल 40 ग्राम कॉन्सेंट्रेशन में ही रहेगा, तो ये जिंदा रह पाएगा, अदरवाइज ये मर जाएगा। इसकी बॉडी में ये 60 ग्राम रहना ही चाहिए, ना कम ना ज्यादा, इसको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो देखिए अब मैं जो समझाऊंगी समझने की कोशिश करना कि जितने भी मेटाबोलाइट्स होते हैं या जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये सब केमिकल कंपाउंड्स हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और ये सारे केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट रहते हैं एट कॉन्सेंट्रेशंस। ये उतने कॉन्सेंट्रेशन पर प्रेजेंट रहते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बनाते हैं। ठीक है, यानी हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, अलग होते हैं, और वो उनका अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो उनकी अपनी विशेषता है। फॉर एग्जाम्पल द ब्लड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल, एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल, यानी हम एक हेल्दी इंडिविजुअल, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। जब आपने खाना नहीं खाया होता, जब आपने काफी देर तक खाना नहीं खाया होता, आपका ब्लड नॉर्मल है, उसमें हमने बाहर से अभी जैसे खाना खाएंगे तो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन हमने काफी देर तक खाना नहीं खाया है और फिर हमने ग्लूकोज का लेवल देखा अपने ब्लड में, तो हमने देखा कि ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारे ब्लड में वो होता है 4.5 से लेकर 5 मिलीमोल पर लीटर तक, 5 मिलीमोल पर लीटर तक। जबकि हमारी बॉडी में हार्मोन्स इतने नहीं होते, हार्मोन्स मिलीमोल में नहीं होंगे, हार्मोन्स होंगे नैनोग्राम्स में, वो भी पर ml,
ये लीटर में बात हो रही है, वो ml में बात हो रही है, ये मिलीमोल में बात हो रही है, नैनोग्राम, नैनोग्राम बहुत ही छोटे होते हैं। यानी ग्लूकोज हमारी बॉडी में, ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा है, हॉर्मोन्स नैनोग्राम्स में होते हैं। आप अगर उल्टा कर दोगे ना कि हॉर्मोन्स आ गए मिलीमोल में और ग्लूकोज चला गया नैनोग्राम में, पूरी बॉडी हमारी उलट पुलट हो जाएगी। तो हमारी बॉडी के जो केमिकल्स होते हैं ये फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन में हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और ये हमारी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आगे लिखा है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं इन अ स्टीडी स्टेट। स्टीडी माने एक जैसी। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री स्टीडी है, स्टेबल है, एक जैसा रहता है। सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं इन अ स्टीडी स्टेट। और हमारी ये स्टीडी स्टेट कैरेक्टर है हमारी बॉडी का। अब देखो इसकी लैंग्वेज कैसे चेंज हुई है। All the living organisms, they exist in a steady state, characterized by concentrations of each of these molecules. अब हमारी ये स्टेट स्टीडी स्टेट रहेगी कि नहीं रहेगी, इसको कौन कैरेक्टराइज करता है, इसको कौन डिसाइड करता है? इसको डिसाइड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अगर इन बायोमोलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर नीचे हो गया तो ये स्टीडी स्टेट भी ना वो भी ऊपर नीचे हो जाएगी। तो फिर से पढ़ो जरा इस पैराग्राफ को। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं स्टीडी स्टेट में और इनकी स्टीडी स्टेट कैरेक्टराइज होती है, डिसाइड होती है बाय द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ईच ऑफ दीज बायोमोलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। और हमारी ये बॉडी के जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, हमारी बॉडी के ये बायोमोलिक्यूल्स ये हमेशा एक फ्लक्स में रहते हैं। फ्लक्स माने मूवमेंट में रहते हैं। जब भी हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है, हमारे ये मेटाबोलाइट फ्लक्स में रहते हैं। फ्लक्स मतलब उस पाथवे में रहते हैं और एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट होते रहते हैं। जैसे ग्लूकोज नाम का बायोमोलिक्यूल है, वो किसमें कन्वर्ट हुआ? पायरुवेट में। पायरुवेट किसमें कन्वर्ट हुआ? CO2 और वाटर में। तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक फ्लक्स। यानी मेटाबॉलिज्म में चीजों का जो आदान प्रदान हो रहा है, चीजों के इनकमिंग आउटगोइंग, एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट हो रही है, इसको हम बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स दो तरीके का होता है, इनफ्लक्स चीजों का अंदर आना, ईफ्लक्स चीजों का बाहर जाना। तो जब तक आपकी बॉडी में इनफ्लक्स चलता रहेगा, ईफ्लक्स चलता रहेगा, यानी जब तक आपकी बॉडी में फ्लक्स चलता रहेगा, यानी जब तक आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक फ्लक्स चलता रहेगा, तब तक हम जिंदा रहेंगे। और जिस दिन ये फ्लक्स खत्म हो गया, इनफ्लक्स आउटफ्लक्स, जिस दिन चीजें अंदर बाहर आना जाना मूवमेंट बंद हो गया, उस दिन हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो आगे लिखा है एनी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस, कोई भी केमिकल प्रोसेस या कोई भी केमिकल प्रोसेस मूव करता है स्पॉन्टेनियसली। यानी हर एक केमिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस मूव करता रहता है आपकी बॉडी में रैंडमली। किसके लिए? कि उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में जाना है। किसमें जाना है? इक्विलिब्रियम स्टेट में जाना है। लेकिन जैसे इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है, फिर से वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाता है, फिर से वो रिएक्शन ऊपर नीचे हो जाता है। क्योंकि अगर वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में अगर बना रह गया तो फिर हमारी डेथ हो जाएगी। देखिए, जब हमारी बॉडी की डेथ हो जाती है तो हर चीज बिल्कुल बैलेंस, ब्लड का फ्लो रुक जाता है, सांस लेना रुक जाता है, हार्ट बीट रुक जाती है, ब्रेन काम करना छोड़ देता है, रुक जाता है, हर चीज रुक जाएगी, यानी हर चीज इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो हमारी बॉडी के जितने भी केमिकल या फिजिकल रिएक्शंस होते हैं वो सब स्पॉन्टेनियस होते हैं, वो इस डायरेक्शन में मूव करते हैं कि उनको इक्विलिब्रियम में जाना है। लेकिन आगे लिखा है कि कोई भी सिस्टम जो होता है जो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है वो परफॉर्म ही नहीं कर सकता, काम ही नहीं कर सकता। तो जो सिस्टम्स होते हैं वो इक्विलिब्रियम पर दे कैन नॉट परफॉर्म वर्क। ठीक है, एज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनकी बॉडी हमेशा कॉन्टिन्यूसली काम करती हैं, हम हमेशा काम करते रहते हैं। तो हमारी बॉडी अफोर्ड नहीं कर सकती कि हम इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएं और वहां पहुंच के वहीं रुके रहें। नो 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 नो, इक्विलिब्रियम की तरफ मूव जरूर करते हैं हमारे रिएक्शंस। हमारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं, हमारी बॉडी के रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि उनको इक्विलिब्रियम में पहुंचना है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम तक पहुंचते पहुंचते के मतलब इधर पहुंचे, इधर टच किया इक्विलिब्रियम को और इधर फिर डिस्टर्ब हो गए। इक्विलिब्रियम की तरफ गए लेकिन फिर वापस डिस्टर्ब हो गए। क्यों? क्योंकि अगर वो इक्विलिब्रियम में रह जाते तो वो काम नहीं कर पाते और हमारी बॉडी की डेथ मान ली जाती। हेंस इसीलिए कहते हैं कि जो लिविंग स्टेट है,
इसीलिए कहते हैं कि जो लिविंग स्टेट है वो कैसी स्टेट मानी जाती है? अगर आप जिंदा स्टेट में हो, अगर आप लिविंग स्टेट में हो, तो आप एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टीडी स्टेट में हो। आप किस में हो? आप नॉन इक्विलिब्रियम, लेकिन वो स्टीडी स्टेट है। ऐसा नहीं है कि नॉन इक्विलिब्रियम में आ गए हो तो आप बहुत डिस्टर्ब हो गए हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है। नो 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 नो, ये नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब है कि रिएक्शंस चल रहे हैं। जिस दिन इक्विलिब्रियम आ गया उस दिन रिएक्शन होने बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए जो लिविंग बॉडी है, लिविंग कंडीशन है, लिविंग स्टेट है, उसको क्या माना जाता है? उसको एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टीडी स्टेट माना जाता है। और इसी स्टेट में माना जाता है कि आपकी बॉडी इस लायक है कि वो परफॉर्म कर सकती है, वर्क, काम कर सकती है। जिस दिन वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगी उस दिन वो काम करना बंद कर देगी। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो मैं ले रही हूं, जो लास्ट क्वेश्चन में ले रही हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर राउंड पर आ जाऊंगी। व्हाई दिस इज लास्ट क्वेश्चन? क्योंकि इसके बाद मैं पूछूंगी क्वेश्चन आंसर्स। इसके बाद हम शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर राउंड। देखिए, क्वेश्चन इज व्हाट आर राइबोजाइम्स? राइबोजाइम्स किसको बोलते हैं? ओहो, राइबोजाइम किसको बोलते हैं? ओके, इसमें एक वर्ड जुड़ा है, नहीं, इसमें दो वर्ड जुड़े हैं, राइबोसोम्स और एंजाइम्स। राइबोसोम्स एंड एंजाइम्स, ठीक है? तो इसको थोड़ा पहले मुझे समझाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा पहले मुझे समझाना पड़ेगा। जैसे आपकी बॉडी में जब मैंने आपको सेल चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने आपको राइबोसोम्स के बारे में बताया था कि ये एक राइबोसोम है। राइबोसोम में एक्चुअली में 2 यूनिट्स होती हैं। ये मैंने आपको पूरा एक राइबोसोम दिखा दिया। ये राइबोसोम 2 यूनिट से मिलकर बना है। इसमें से एक यूनिट थोड़ी सी बड़ी है, बिगर सब यूनिट है, और ये स्मॉलर सब यूनिट है। ये बिगर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है। अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया कि मैम राइबोसोम है और ये राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बना है, ठीक है? अब ये दोनों सब यूनिट किससे मिलकर बनी है? ये दोनों सब यूनिट्स मिलके बनी है आरएनए से। ये क्या है? ये आरएनए है। आरएनए ऐसे सीधा होता है ना, धागे जैसा होता है आरएनए, लेकिन जब यही आरएनए ऐसे फोल्ड हो जाता है,